हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज शिक्षा विभाग में जो एलटी की भर्ती निकली है उसके रिगार्डिंग सीटीबी की जो टेस्ट सीरीज चली हुई है। आज पार्ट नंबर 32 करने वाले हैं और इससे पहले 31 पार्ट हमने कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज यहाँ पर 661 से स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे। 660 क्वेश्चन हम कल तक कर लिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी आपके सिलेबस आए रहे हैं इस बार। ठीक है, इस बार काफी कंपटीशन तगड़ा होने वाला है और कैंडिडेटों की संख्या भी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो आप लोग देखिए, थोड़ा सा आपको कंपटीशन में क्रैक किस तरह से करना पड़ेगा और किस तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरिकल आप पढ़ लोगे लेकिन प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है। और हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज 32 कर लिए हैं, तो उसी प्रैक्टिस बेस पे करना है आपको, क्योंकि लगभग आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जितने क्वेश्चन है ना, सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर है कि शिक्षा सिद्धांत अध्यापक की सहायता करते हैं शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, छात्रों को ठीक से जानने में, यह जानने में कि रणनीतियों को विषय वस्तु के अनुसार किस प्रकार से ढाला जाए, उपरोक्त सभी। तो यार तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन में भी कुछ अलग दिया होता तो हमको सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना पड़ता। अगला क्वेश्चन है कि गेज के अनुसार, इस तरह के स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं आपके कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है मुख्यतः है, तो गेज के अनुसार पूछा गया है। तो गेज के अनुसार शिक्षण की जो प्रमुख मुख्यतः विशेषता बतानी है क्या है, तो इसका सही आंसर है विश्लेषणात्मक। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। विश्लेषणात्मक जो है शिक्षण की प्रक्रिया माना गया है गेज के अनुसार। कक्षा के नवीन अनुभव छात्रों के पुराने अनुभव से जोड़े जाते हैं। प्रस्तावना एवं विकासात्मक प्रश्न द्वारा या श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा सामान्यीकरण तथा अनुप्रयोग द्वारा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका बेस्ट होगा? देखिए क्या करें यहाँ पे, कक्षा में जो है नवीन जो अनुभव है पुराने अनुभव से जोड़ता है। कब? जब प्रस्तावना और उसका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, यानी कि जो आपके भाई प्रश्नात्मक लगे कि प्रस्तावना जो आपके हम देख देंगे या प्रीवियस जो पूछ चुका है, तो उसको अनुभव चेक करने के लिए ही विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। भाई क्या आया है, क्या पिछले चैप्टर में या पिछले कक्षा में आपने क्या सीखा था, उसके रिगार्डिंग ही। ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। देखिए आपको बता दूं कि इसमें लास्ट में देखने को मिलेगा शिक्षण सूत्र, शिक्षण युक्ति, शिक्षण विधि, शिक्षण तकनीकी, शिक्षण कौशल, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो सारे बताऊंगा क्योंकि इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लास्ट में आपको इसके बारे में डिस्कस कराऊंगा। चलिए अभी देखते हैं इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है। तो शिक्षण का सूत्र पूछा गया है भाई प्रस्तावना, यानी कि जब पाठ का प्रस्तावना देते हैं तो ये कौन सा सूत्र रहता है? दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रस्तावना का मतलब ये है कि आपने पूर्व पाठ में क्या पढ़ा है, मतलब ज्ञात चीजें पहले पूछी जाएंगी, बाद में धीरे धीरे जो अननोन चीजें होंगी वो बाद में पूछी जाएंगी, यानी कि ज्ञात से अज्ञात आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि जब छात्रों की योग्यता, अभिवृत्ति तथा रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है तो वह कहलाता है। जब छात्र की योग्यता, एबिलिटी जो है, अभिवृत्ति है और जो भी इंटरेस्टिंग है उनको ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है, यानी कि बच्चा कैसा है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी अभिवृत्ति क्या है, किसमें उसका इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए अगर उसको शिक्षण दिया जाए तो उस शिक्षण को क्या कहलाता है? क्या तार्किक शिक्षण कहलाता है, मनोवैज्ञानिक कहलाता है, या लक्ष्य केंद्रित कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के लक्षण, इस तरह के जो शिक्षण को कहते हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम दिए गए। तो शिक्षण के सूत्र, तो शिक्षण के जो सूत्र है वो सबसे पहले दिए गए थे स्पेंसर द्वारा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले जो है सूत्र दिए गए थे आपके शिक्षण के। काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण के सूत्र आपके आते हैं, शिक्षण के तकनीकी, शिक्षण के युक्तियां, शिक्षण के कौशल, ये आपको आते ही आते हैं। इनको हम डिस्कस अच्छे से करेंगे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है दिए गए तथ्यों एवं संरचना, ठीक है, संरचना के आधार पर नए नियम व सिद्धांत विकसित करना स्मृति स्तर के शिक्षण में कहलाता है। तो कौन सा ऐसा है
जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि दिए गए जो तथ्य हैं या जो सूचनाएं हो, सूचना होगा यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, सूचनाओं के आधार पर या तथ्य दे रखे हैं, उसके आधार पर नए नियम और नए सिद्धांत का जो यहाँ पर विकास करना है, वो शिक्षण क्या कहलाता है? क्या सामान्यीकरण कहलाता है, एकीकरण कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है, या संबंध जोड़ना ये कहलाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो उसको बोलते हैं सामान्यीकरण, क्योंकि तथ्य दे रखे हैं, सूचनाएं हैं, उसके आधार पर जो सिद्धांत या नियम विकसित करते हैं उसको बोलते हैं सामान्यीकरण करना। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर के शिक्षण में प्रयोग होने वाले परीक्षण हैं। तो स्मृति स्तर पर जो प्रयोग होते हैं उसको बताना है, कौन सा होगा इसमें से आंसर? तो ये होगा आपका, देखिए स्मृति स्तर यानी कि याद वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा, निबंधात्मक परीक्षण होगा, मौखिक परीक्षण होगा, उपयुक्त में तीनों बताए गए हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि बोध स्तर, ठीक है, देखो शिक्षा के स्तर होते हैं बोध स्तर, चिंतन स्तर, ठीक है, और यहाँ पर स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, तीन तरह के स्तर होते हैं, वो भी आपको याद रखना है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ठीक है, ये तीन स्तर आपके रहते हैं। अब बोध का है कि बोध स्तर के शिक्षण को सफल बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो बोध करने के लिए अध्यापक को शिक्षण में तार्किक क्रम बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है। छात्रों को नियमित पृष्ठ पोषण दिया जाना चाहिए, यानी कि फीडबैक दिया जाना चाहिए, ठीक ही लग रहा है यहाँ पे ये वाला भी। अगला है कि छात्रों के आकांक्षा स्तर को बढ़ाना चाहिए, इनकी इच्छाएं को बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण रणनीति में निम्न में से किस पर बल दिया गया है? तो शिक्षण रणनीति में मनोविज्ञान के अनुप्रयोग को बल दिया गया है, ठीक है, प्रकृति विज्ञान के अनुप्रयोग को, और या प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को, या उपयुक्त में से सभी। तो सभी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सभी आंसर इसका सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि का उद्देश्य पाठ्य पुस्तक की प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, जबकि शिक्षण रणनीति का ध्येय, देखिए शिक्षण विधि पूछा गया, शिक्षण विधि में आपको डिस्कस कर दूंगा अभी। तो कह रखे कि शिक्षण विधि का जो उद्देश्य है पाठ्य पुस्तक का जो प्रभावी प्रस्तुतिकरण है उसका है, जबकि शिक्षण रणनीति का ध्येय क्या है? उसका रणनीति क्या है भाई, उसका लक्ष्य क्या है, रणनीति क्या है, टारगेट क्या है? उचित अधिगम वातावरण पैदा करना बिल्कुल सही आंसर है, उद्देश्य की प्राप्ति बिल्कुल सही आंसर है, छात्र और अध्यापक के बीच अंतःक्रिया करना, इसको बढ़ाना बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस रणनीति से अध्यापक किसी भी प्रकार से नहीं बच सकता? कौन सी रणनीति है जिसमें अध्यापक बच ही नहीं सकता है? व्याख्यान से नहीं बच सकता है, स्पष्टीकरण से नहीं बच सकता है, या आपका पाठ्य पुस्तक से नहीं बच सकता है, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा ऐसा है जिनमें से नहीं बच सकता पूछा गया? देखो रणनीति नहीं कर सकता उसमें, ठीक है, व्याख्यान किस तरह करना है, क्या करना है, ये कर सकता है, पाठ्य पुस्तक भी एक रणनीति का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन स्पष्टीकरण के रिगार्डिंग जो है ये एक ऐसा है जिससे अध्यापक बच नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पर पाठ परिचय के लिए निम्न में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? पाठ परिचय, आपको प्रस्तावना करना है कि पाठ परिचय देना है, तो कौन सी रणनीति आपकी बेस्ट एंड बेस्ट रहने वाली है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, विवरण, प्रदर्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपकी आ सकते हैं। देखिए पाठ परिचय अगर देना है तो आपको प्रश्नोत्तर करना पड़ेगा, ये आपका उपयुक्त है। क्यों? कैसे प्रश्न बनने पड़ेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उसके रिलेट करते हुए आगे ज्ञात, मतलब कि ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रश्न करने पड़ेंगे, यानी कि बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि पाठ परिचय करोगे तो व्याख्यान करना शुरू में सही नहीं होगा, उसका विवरण देना भी सही, प्रदर्शन करना ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, प्रश्नोत्तर करना ये सही होगा, ये सबसे बेस्ट माना जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नवीन प्रश्न पूछे, ये गलत हो जाएगा, नवीन प्रश्न नहीं होगा। निम्न में से बताना है कि कौन सा जो है अनुवर्ग शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ है? अनुवर्ग विधि यानी कि ट्यूटोरियल विधि जो होती है आपका, कमजोर छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। हम एक एक करके सभी शिक्षकों पर जो है ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। इनमें छात्रों की ओर से अधिकतम आत्म अभिवृत्ति संभव है, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि आपका जो है लगभग सभी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपका ये है कि उपयुक्त में सभी दे दिया है, ठीक है, लेकिन आपको यह आगना है कि देखिए ट्यूटोरियल विधि में क्या होता है कि यहाँ पर जो कमजोर छात्रों को औपचारिक रूप से शिक्षण तो प्रदान किया जा सकता है, यहाँ पर एक एक करके जो है शिष्यों को ध्यान तो दे सकते हैं।
इनमें से जो है छात्रों की ओर जो है अधिकतम आत्मविश्वास आत्म अभिवृत्ति संभावना है। तो ये तो उतना ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ये दो हो सकते हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, इनकी उपयुक्त में से सभी तो होगा नहीं। ठीक है, सी ऑप्शन हट गया है, तो इसका मतलब उपयुक्त में सभी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही नहीं होगा इसका। अब इन दोनों में से क्लिक करना है कौन सा बेस्ट आंसर है। कमजोर छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। भाई ट्यूटोरियल विधि जो है जरूरी नहीं कि कमजोर छात्रों को ही दिया जाए, अन्य छात्रों को भी दिया जा सकता है। कंफ्यूजन हो, ब्रिलियंट बच्चा हो सकता है कुछ डाउट हो, ठीक है, ट्यूटोरियल मेथड दिया जा सकता है। हम एक एक करके जो है सभी शिष्यों का पर जो है ध्यान दे सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं ट्यूटोरियल मेथड में, ठीक है, अनुवर्ग शिक्षण में हर एक बच्चे के पास जाएंगे, उसमें चेक करेंगे कि भाई बच्चे को आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि जो अच्छा बच्चा हो उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है, जरूरी नहीं कि कमजोर छात्र को ही प्रॉब्लम हो, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है इसमें। ठीक है, अगर ये तीसरा वाला भी ऑप्शन सही होता ना तो उपयुक्त में से डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है, इसीलिए याद रखना सब क्वेश्चन सभी जरूरी नहीं कि सभी ऑप्शन जो है सही हो जाए, कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पाठ का परिचय कराने के लिए हो सकता है, पाठ के विकास के लिए हो सकता है, छात्रों की जिज्ञासा को जागृत करने के लिए बिल्कुल ही हो सकता है, उपयुक्त सभी बातों के लिए। अब सभी दे दिए हैं इसमें, अब यहाँ पर सभी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसका परिचय कराने के लिए पाठ, ठीक है, कक्षा में प्रश्न इसीलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि पाठ का परिचय दे सके। क्योंकि अगर मान लो हमें चांद तारे एक चैप्टर दे रखा है हिंदी में, उसके बारे में पढ़ाना है, उसके बारे में डिटेल प्रश्न करना है, या कविता है चांद तारे के बारे में, तो भाई उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, भाई चांद कैसा, किसी ने देखा नहीं कि देखा, प्रश्न पूछना पड़ता है। फिर पाठ के विकास करने के लिए उसका मतलब पाठ के डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक्सप्रेशन करेंगे, और छात्रों की जिज्ञासा को जगाने के लिए भी पाठ के प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, इनके सभी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्नोत्तर विधि को सफल बनाने के लिए निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नोत्तर करने के लिए पूछा गया, प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया था वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए, हर प्रश्न अगले प्रश्न से संबंधित, कि प्रश्नों का संबंध जो है परस्पर होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कहीं और का प्रश्न कहीं और पूछ रहे हो, किसी और चैप्टर का किसी और चैप्टर पूछ रहे हो, संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न पूछ रहे हो अगले जो चैप्टर आने वाला है, अगला जो टॉपिक आना है उससे रिगार्डिंग होना चाहिए प्रश्न, बिल्कुल सही आंसर है। छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की जो स्वतंत्रता देनी चाहिए, बिल्कुल छात्र को स्वतंत्र होकर प्रश्न पूछने की आजादी कक्षा में देनी चाहिए, वो भी लीगल प्रश्न है चैप्टर के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं कि कुछ भी घर के रिगार्डिंग अपने बारे में पूछना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं हो, तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल हाँ या ना में नहीं होना चाहिए, इनके डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे अधिक निकट है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताना है कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज है। देखो प्रश्नोत्तर विज्ञान विधि क्या होती है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परियोजना विधि निम्न में से किन के नाम से जुड़े हैं। तो परियोजना विधि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है, इसमें प्रोजेक्ट मेथड जो होता है जॉन डीवी है, किलपैट्रिक, दोनों से ही जुड़ा है। अगर यहाँ पर किलपैट्रिक होता है ना तो ऑप्शन किलपैट्रिक होता है, लेकिन जॉन डीवी भी जुड़े हुए हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि परियोजना विधि में हल की गई समस्या होते हैं। तो हल की गई समस्या क्या होते हैं, वास्तविक एवं व्यवहारिक, वास्तविक, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक, काल्पनिक। तो इसका सही आंसर वास्तविक और व्यवहारिक सही आंसर हो जाएगा। छात्र समस्या का समाधान सामूहिक रूप से करते हैं, और कौन सी विधि में ये करते हैं, आपके परियोजना विधि में। देखिए प्रोजेक्ट मेथड में जो छात्र होते हैं ना, समस्या का जो समाधान है सामूहिक रूप से करते हैं। खोज विधि में सिंपल सा अलग अलग अपना अपना टास्क होगा, ठीक है। ह्यूरिस्टिक में से अन्वेषण विधि, ठीक है, ये तो होगा नहीं, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला बी ऑप्शन होगा, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं, छात्र जो समूह में काम करते हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीकी और शिक्षण कौशल, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। पहले बारे में बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण सूत्र बहुत तरह के होते हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर,
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, निश्चितता से अनिश्चितता की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण, संश्लेषण से विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक से तार्किक, सुगम से कठिन, कठिन से सुगम, अनुभव से तर्क, प्रकृति का अनुसरण, ठीक है, स्वाध्याय का अनुसरण। ये सारे सारे शिक्षण सूत्र हैं, लिख कर ले लो, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो दोबारा से वीडियो को चलाओ, रिपीट करके देख लो। अब बात करते हैं शिक्षण युक्ति। भाई युक्तियां देखो, शिक्षण सूत्र के बारे में पिछली बार 2018 वाले में एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि ज्ञात से अज्ञात क्या है। ये शिक्षण सूत्र है, शिक्षण विधि नहीं है। विधियां अलग है, ठीक है, विधियां अलग है, मैं आपको बताऊंगा विधि के बारे में भी। अब बात करते हैं शिक्षण युक्तियां क्या है। शिक्षण युक्ति ही आपकी जो है शिक्षण तकनीकी है, टेक्निक्यूस है, शिक्षण टेक्निक्यूस बोलते हैं इसमें, ठीक है। जैसे निवारण तकनीकी, वर्णन तकनीकी, व्याख्यान तकनीकी, निदर्शन तकनीकी, स्पष्टीकरण है, और स्वाध्याय है, पुनरावृत्ति है। ये क्या है, शिक्षण की युक्तियां हैं, जिनमें हम बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से काम किया जाता है, शिक्षण में क्या इंप्रूवमेंट किया जाता है, ठीक है। सूत्र वो होते हैं जिनमें हम काम करवाते हैं, ठीक है। जैसे ज्ञात से अज्ञात, मतलब कोई पहले ज्ञात चीजें पूछेंगे, फिर अज्ञात चीजें पूछेंगे, ये चीजें होंगी। युक्तियां वो होती है जिन पे हम काम करेंगे, ठीक है। शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीकी होगी, शिक्षण सूत्र हो गए हैं। अब आता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल को भी लिख लें। शिक्षण कौशल में होता है जैसे आपका पाठ परिचय कौशल हो जाता है, ठीक है। उद्दीपन परिवर्तन हो जाता है, उदाहरण द्वारा आपका ये हो जाता है, समापन हो जाता है, व्याख्यान हो जाता है, ठीक है, पुनर्वलन हो जाता है, मौन और अशाब्दिक। कभी कभी शिक्षण कौशल ऐसे तो मौन, क्लास में शांत रह के, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, टीचर शांत रहता है, बच्चे भी शांत हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्या हुआ होगा, कुछ सोचते हैं, उससे भी जो है एक शिक्षण का कौशल कहते हैं। गृह कार्य देना ये भी कौशल है, प्रश्न पूछना ये भी एक शिक्षण कौशल है, ठीक है। और छात्रों की जो भी मनोवृत्ति है उसमें वृद्धि करना वो भी एक कौशल ही है। अब बात करते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। शिक्षण की विधियां जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ठीक है, और जैसे आपका अनुवेक्षण विधि हो गया है, ठीक है। ये सारे के सारे शिक्षण विधियां हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पहले भी, ठीक है। जैसे आपका आगमन विधि हो गया, निगमन विधि हो गया है, ये सारे के सारे शिक्षण विधियां हैं, ठीक है। शिक्षण विधियों के बारे में अगर बात करूं तो किस विधि की जो है खोज किसने की, मतलब किस विधि का प्रयोग किसने करा, कौन इसके जनक हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। जैसे आपका आगमन विधि, निगमन विधि कौन आता है, अरस्तु आता है। ये शिक्षण विधियां हैं, ठीक है। किंडरगार्टन मेथड ये शिक्षण विधि है, प्लेवे मेथड ये शिक्षण विधि है, फ्रोबेल ने दिया था, किंडरगार्टन फ्रोबेल ने दिया था, और खेल विधि फ्रोबेल ने दिया था। कहीं कहीं पे आपका हेनरी कुक आ जाता है फ्रोबेल की जगह पे, वो भी सही है। और प्रोजना मेथड ये भी शिक्षण विधि है, क्लिपैक्टर ने दिया था। अनुवेक्षण विधि, ठीक है, आर्मस्ट्रांग ने दिया था। और उसके बाद आ जाता है प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात के द्वारा आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।